आलोक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था, महात्मा गांधी का चिंतन और उनके सत्याग्रह पर हम लोगों ने परिचर्चा की थी। आप जानते ही हैं, पिछला लेक्चर आपने जो देखा था उस पर हम लोगों ने ये परिचर्चा प्रारंभ की थी। उसके बाद हम लोग चलेंगे कि जब गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश करते हैं तो वो सबसे पहले किन जगहों को चुनते हैं। तो तीन प्रमुख जगहें हैं या तीन प्रमुख चिंतन है, तीन प्रमुख विचार हैं, आंदोलन हैं जिनको चुनते हैं: चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। दोस्तों, जो सबसे पहले उन्होंने छूते हैं वो आंदोलन है चंपारण का, खेड़ा और तीसरा है अहमदाबाद। ये तीन आंदोलनों पर महात्मा गांधी हाथ लगाते हैं और ये तीनों आंदोलन जो हैं वो सफल रहते हैं। जो चंपारण सत्याग्रह है 1917 में, इसमें आप जानते ही हैं कि जो भूमि होती थी बिहार के उस हिस्से पर, वहाँ पर जमीन का 3/20 भाग, 3/22 पोर्शन भाग वो नील की खेती के लिए, किसानों को आरक्षित रखनी पड़ती थी। इसी को लेकर के, और इसे न केवल आरक्षित रखनी पड़ती थी, इसे कंट्रोल्ड रेट पर बेचना पड़ता था। इसी को लेकर के चंपारण में जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी तो थे ही, महात्मा गांधी, नरहर पारिख, जेबी कृपलानी, नरहर पारिख, महादेव देसाई जैसे लोगों ने इस चंपारण आंदोलन को आगे बढ़ाया। और जब नील की खेती बंद हो गई तब भी इस हिस्से को लेकर के ब्रिटिश सत्ता द्वारा किसानों का शोषण किया जाता था। इसके विरोध में रामचंद्र शुक्ल जी जब गांधी से लखनऊ में मिलते हैं आकर के, और वो बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, हर अधिवेशन पर वो पहुंच जाते हैं गांधी से। ये सबसे पहले शुक्ला जी ने एनालिसिस किया था कि अगर महात्मा गांधी इस आंदोलन को छू लेते हैं, क्योंकि जब 1917 में ये मूवमेंट उन्होंने छुआ तो 1915 में तो गांधी भारत आए ही थे, गांधी पूरे भारत को भी जान ही रहे थे। तब तक शुक्ला जी ने उनको पकड़ लिया, बोले कि चलो भाई तुम नेतृत्व करो। उन्होंने नेतृत्व किया, उन्होंने मांग की और इस आंदोलन को उन्होंने सफलता प्रदान कराई। उसके बाद जो दूसरा आंदोलन है वो है अहमदाबाद मिल वालों का आंदोलन है, जिसमें, और खेड़ा सत्याग्रह है, जिसमें किसानों को बढ़ा हुआ लगान देने से मना करते हैं। मना कर देते हैं, कहते हैं लगान आपको तब तक नहीं देना जब तक कि बढ़ा हुआ लगान बंद ना हो जाए। और अंततोगत तो अंग्रेजों को झुकना पड़ता है, क्योंकि उस समय तक बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा हुआ था, फसल पैदा नहीं हो रही थी और इसीलिए किसान कर देने की स्थिति में था ही नहीं। तो इस तरह से ये एक जो खेड़ा मूवमेंट है उन्होंने आगे बढ़ाया। फिर अहमदाबाद को लेकर के एक और सिचुएशन है। अहमदाबाद में जो वहाँ की मिल थी, कॉटन मिल, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद या फर्स्ट वर्ल्ड वार में इनके कुछ बोनस वगैरह बढ़ाए गए थे, ठीक है ना। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो उनके बोनस वगैरह समाप्त कर दी गई। क्यों? क्योंकि
उन्होंने कहा युद्ध समाप्त हो गया है। लेकिन मजदूरों का यह कहना था कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बोनस मिलने के बाद जो वेतन मिलता है उस वेतन से हमारा मुश्किल से खर्च चलता है। महात्मा गांधी को यह बात जायज लगी। हालांकि अहमदाबाद मिल वाले लोग उनके मित्र थे, ऑनर थे, लेकिन वो मजदूरों के साथ खड़े हुए। यही गांधी की नेतृत्व की कुशलता है, यही गांधी के नेतृत्व की खूबसूरती है। गांधी में बहुत सारी कमियां थी, गांधी को क्रिटिसाइज किया जा सकता है और गलतियां की, उसका राष्ट्र को खामियाजा भी भुगतना पड़ा, लेकिन केवल वो कमियों के पुतले थे, ये भी गलत था। बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं। गांधी को जब जान जाते हैं तो गांधी की आलोचना करने से डर लगता है, बट हाँ बहुत सारी गलतियां उन्होंने की, इस बात से हम सहमत हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। खैर, तो 1917 में, ठीक है, प्लेग बोनस को जब खत्म कर दिया गया था, या और उसकी वजह से जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में जो कीमतें बढ़ी थी, जो प्लेग बोनस के रूप में उनको पैसे मिली थी, वो बढ़ी हुई सैलरी को जब खत्म करते हैं तो लोगों की स्थिति बड़ी खराब होती है। गांधी जी उसको लेकर के आंदोलन करते हैं, धरना करते हैं। जो उस समय के मिल मजदूर मालिक थे, उन्होंने 50% की जो मजदूरों की मांग थी कि जो बोनस मिल रहा है उसका 50% उन्हें मिलते रहना चाहिए या वृद्धि के रूप में शामिल करना चाहिए। वो बात 50% की तो नहीं मानी गई, लेकिन हाँ अहमदाबाद मिल वालों ने 35% बोनस को सैलरी के रूप में देना स्वीकार किया। तो इस तरह से गांधी ने, कहते ना, पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। तो गांधी जब 1915 में भारत आए तो एक बेहतर छवि लेकर के वो वैसे भी आए थे, लेकिन जो ये 3 आंदोलन हैं, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, इन 3 आंदोलनों के सफल नेतृत्व ने भारत के लोगों को यह और गांधी को, दोनों को आत्मविश्वास दिलाया कि गांधी भारत का नेतृत्व कर सकते हैं। इस तरह से हम इस पृष्ठभूमि में गांधी को समझने का प्रयास करते हैं। पहली पृष्ठभूमि क्या है कि गांधी साउथ अफ्रीका से आंदोलन करके आते हैं। दूसरी पृष्ठभूमि खेड़ा, अहमदाबाद और चंपारण, या चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के जो समस्याएं हैं उसको लेकर के जो उन्होंने प्रयास किया, और वो सफल प्रयास किया, जिसकी वजह से गांधी की छवि बेहतर निखर करके आती है। इन सब चीज़ों के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर में भी एक परिदृश्य चल रहा था। ये तो भारत के अंदर का परिदृश्य है जो 1917 के आसपास चल रहा था। अब हम भारत के बाहर 1917 के परिदृश्य को, 1917 के जो विचार हैं या 1917 की जो कंडीशंस हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उनकी जो परिस्थितियां हैं, उनको जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो 1917 में रूस में क्रांति हुई थी। 1917 में रूस में क्रांति हुई, जिसमें जार का निरंकुश शासन समाप्त हुआ। जार का निरंकुश शासन समाप्त हुआ, एक बात। दूसरी बात इसमें हुई कि एक, लेकिन सर्वहारा तानाशाही, जो आम पब्लिक जिसे कहते हैं सर्वहारा, इसे कहा जाता है सर्वहारा तानाशाही प्रारंभ हुई। क्या हुई? सर्वहारा तानाशाही प्रारंभ हुई। ये एक चीज निकल के आती है, यानी आम पब्लिक जो
लेनिन के नेतृत्व में एक सरकार बनी। माना गया कि ये निरंकुश सरकार नहीं है, ये आम लोगों की सरकार है। जनता ने विद्रोह किया, जार के जितना शोषणकारी चरित्र था उसको हटाया, हजारों लाखों लोगों की हत्या हुई। लेकिन फिर भी ये एक संदेश देता है, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा पूरी दुनिया के उन राष्ट्रों पर जो शोषित थे। यानी जो शोषित राष्ट्र थे, भारत का प्रभाव रूस के साथ 1917 शुरू हो जाता है। 1917 में आम क्रांति हुई, सर्वहारा क्रांति हुई लेनिन के नेतृत्व में। अगर आप कभी ऐसी स्थिति बनी तो फिर मैं लेनिन पर एक पूरी क्लास रखूंगा। रूसियन क्रांति पर एक नॉवल है मैक्सिम गोर्की की मदर, उसको लेकर के हम लोग पर चर्चा करेंगे कि कैसे साम्यवाद या जो है कम्युनिस्ट आंदोलन उत्पन्न हुआ रशिया में, उस पर भी पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। तो शोषित राष्ट्र रूस से इंस्पायर्ड हुए, उससे बहुत इंस्पायर होते हैं, प्रभावित होते हैं। स्वाभाविक बात है, अगर एक शोषित को दूसरे शोषित के प्रति लगाव नहीं होगा तो उससे इंस्पायर भी नहीं हो सकते। क्योंकि रशिया में आम जो जार का निरंकुश शासक था, जैसे भारत में ब्रिटिश सत्ता थी, तो जब वहाँ के सत्ता के रिप्रेजेंटेटिव सत्ता को आम लोगों के बीच से निकले लोगों ने जब वहाँ के जार को हटाया तो भारतीयों को क्या लगा कि जब रूस में यह काम हो सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ऐसे जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हमारे साथ रूम पार्टनर या बगल वाला पढ़ने वाला बंदा जब पीसीएस से आईएएस होता है तो लगता है वही किताबें थी, उसी तरीके से हमने पढ़ा, उसने भी पढ़ा और वो सिलेक्ट हो सकता है तो हम क्यों नहीं। तो ये इंस्पिरेशन मानव स्वभाव है, मानव उससे इंस्पायर होता ही है, या हमें स्वीकार करना होगा। यह आगे कि हम तो नकलची बंदर हैं, तो मनुष्य कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य नकलची बंदर होता है, चीज़ों को बहुत जल्दी वो नकल करता है, कुछ भी कहें। बट वी इंडियंस वर इंस्पायर्ड बाय रशियन रिवॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि वो भी शोषित थे, उन्होंने अपने शोषण के खिलाफ विद्रोह किया, और हम भी शोषित थे और हमें भी शोषण के खिलाफ विद्रोह करना था। शायद मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद हम जब बात करते हैं कि जब यही चल रहा था, शेष दुनिया में आना ही था, भारत उससे प्रभावित कैसा रहता है। भारत में भी ये चीज़ें धीरे धीरे जन आंदोलन के रूप में लोगों को इंस्पायर कर रही थी। लेकिन भारत में जो 16-17 के समय की जो परिस्थितियां थी, उसमें दो बड़ी चीज़ें थी जिनको लेकर के लड़ना था भारतीयों को या भारतीय राजनीतिज्ञों। अब हम फिर भारत में वापस लौटते हैं। जब हम भारत में आते हैं तो देखते हैं कि 10 से 20 के दशक के बीच में, 1910 के उत्तरार्ध में यानी 1917 के आसपास दो चीजें बहुत थी। पहली थी मजहबी कट्टरता से लड़ना था, मजहबी कट्टरता से लड़ना था। किसको? भारत के राजनीतिक नेतृत्व को। हाँ, भारत के राजनीतिक नेतृत्व को। दूसरा जो हमारी पुरानी मांग थी बंगाल विभाजन के समय से, वो थी स्वराज्य की प्राप्ति। जो पहली मांग वो समस्या थी, उससे हमें लड़ना था, अंग्रेजों के से बढ़ाना था, जो उन्होंने सबसे पहले 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म से कोशिश की थी कि भारत में एक मजहबी कट्टरता को आगे बढ़ाया था इस तरह से। लेकिन क्योंकि भारतीय, हमने आपको पिछले लेक्चर्स में अगर आपने पढ़ा होगा तो ध्यान दिया होगा कि मैंने कहा था कि 1905 में जब बंगाल विभाजन किया गया तो इस तरह से किया गया कि सांप्रदायिक विभाजन हो, मुस्लिम्स कम से कम ईस्ट बंगाल में मेजोरिटी में रहे। इसके खिलाफ बंगाल विभाजन चला। हम लोगों ने राखी दिवस मनाया 16 अक्टूबर 1905 को, और वो जो है धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम एकता आगे बढ़ी। लेकिन 1907 में जब कांग्रेस टूटी मॉडरेस्ट और एक्सट्रीमिस्ट के रूप में,
तो अंग्रेजों ने उसका बहुत फायदा उठाया और 1909 में पार्लियामेंट्री रिफॉर्म लेकर के आए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था इससे भारत का कोई भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है, भारतीयों को वो आपस में लड़े मरे जा रहे हैं। और उधर उन्होंने रेवोल्यूशनरीज को दबाना शुरू किया और नहीं दबा पाए तो उनसे समझौता कर लिया, बंगाल विभाजन वापस ले लिया और अपनी राजधानी कलकत्ता से मुंबई स्थानांतरित कर ली। लेकिन फिर भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अंग्रेजों ने बहुत हानि पहुंचाई। लेकिन ये जो हानि थी ये एक समय 1916 में आते आते मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को समझ में आ गई थी। बात थोड़ी देर के लिए थी, क्योंकि 1918 में या 1919 में फिर से कांग्रेस के जो मॉडरेट्स के लीडर हैं वो अलग पार्टी बना करके कांग्रेस से अलग हट जाते हैं। अभी हम उसको पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल जो हम बता रहे हैं आपको कि 1916 में जो मॉडरेट्स हैं और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं लखनऊ में एक साथ इकट्ठा होते हैं और कांग्रेस पार्टी को में मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट दोनों अपने अपने पार्टियों का विलय करके कांग्रेस पार्टी के वास्तविक चरित्र को वापस लेकर के आते हैं। यानी अब जो 1907 में सूरत विभाजन में जो कांग्रेस टूट चुकी थी 1916 में आकर के वो है एक एकत्रित पार्टी के रूप में आ जाती है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। लखनऊ में किसका? कांग्रेस का। और इसमें कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उनका तो कोई परिचर्चा नहीं हुई, चर्चा सबसे ज्यादा हुई तिलक की। तिलक की चर्चा सर्वाधिक थी क्योंकि इस समय तक ये गर्म दलियों के सबसे बड़े नेता थे, क्योंकि इन्होंने होम रूल लीग एस्टेब्लिश करके राजनीतिक चिंतन को भारत में बुरे समय में भी जीवित रखा। ये जो काम उन्होंने किया, राजनीतिक चिंतन को बुरे समय में भी जीवित रखा, इससे तिलक का जो कद है बहुत बड़ा हो जाता है। और 1916 में तिलक ही छाए रहते हैं। लेकिन 1916 में एक बात और होती है, वो क्या है? मुस्लिम लीग का राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग। हालांकि ये सहयोग जो मुस्लिम लीग की डिमांड्स हैं उनको पूरा करके आगे पाकिस्तान के निर्माण का रास्ता खोलती है। लेकिन फिलहाल 1916 में जो मुसलमानों को प्लीज करके हमने उन्हें अपने साथ मिलाया, फिर इससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कुछ गति तो मिली, लेकिन मुस्लिम लीग के नेताओं ने कभी भी कांग्रेस नेतृत्व के साथ कदम मिला करके नहीं चले। और इसका परिणाम हमें दिखाई देता है कि जो कहते हैं कि ना तो मुस्लिम लीग मुसलमान कांग्रेस के साथ पूरी तरह जुड़ पाए और कांग्रेस ने मुसलमानों की जो नाजायज डिमांड है राजनीतिक डिमांड उनको माना और आगे चल के तुष्टीकरण के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान का निर्माण होता है। खैर, ये तो जब इस समय हिंदू मुस्लिम एकता 1916 में थोड़े समय के लिए पर अपने चरम पर थी, और इसी समय जब 1718 की बात जब हम करते हैं तो 1918 में टर्की की पराजय हो जाती है। और उसके जो, क्योंकि टर्की पूरे मुस्लिम जगत का पूरे मुस्लिम उम्मा का नेतृत्व करता था, वैसे ही क्योंकि टर्की का बहुत बड़ा एक एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर जिसे हम कहते हैं। जैसे आज के समय में मुस्लिम उम्मा का नेतृत्व सऊदी अरब के पास, यानी अब जो सऊदी अरब जो कहता है मुस्लिम उम्मा के लिए, वो सबसे बड़ी बात होती है। थोड़ा सा नीचे से गाड़ी आ रही हो सकता है, आपको शोर हो रहा हो, उस शोर को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ऐसी जगह है अपना इंस्टीट्यूट की कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर भी कभी कभी जो है कोई गाड़ी बंगले में आ ही जाती है तो उसकी वजह से शोर हो जाता है, तो प्लीज़ आप इसे इग्नोर अवश्य करें। खैर, अब हम लोग पुराने बिंदु पर लौटते हैं कि 1918 में जब टर्की की पराजय होती है
तो दिल्ली में एक जो है मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है 1918 में ही, और इसमें फजलुल हक इसकी अध्यक्षता करते हैं। हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि जब टर्की का पराजय होता है और उसका विघटन होता है और टर्की पूरे विश्व में मुस्लिम उम्मा का नेतृत्व करता है, जैसे वर्तमान में सऊदी अरब कर रहा है, तो जब टर्की में इंग्लैंड जीतता है या जो मित्र राष्ट्रों की सेना जीतती है और टर्की पराजित हो जाता है, तो उसके इम्पैक्ट, उसका प्रभाव हमें मुस्लिम लीग की एक मीटिंग में दिखाई देता है। 1918 में जो मीटिंग होती है मुस्लिम लीग की, जो मीटिंग होती है ये फजलुल हक के नेतृत्व में होती है। हक के नेतृत्व में, तो जो फजलुल हक के नेतृत्व में ये मीटिंग होती है, इसमें इन्होंने एक बात कही कि क्योंकि टर्की हार गया, आप देखिएगा टर्की हारा है, लेकिन टर्की के हार से भारत में इस्लाम खतरे में है। इन्होंने क्या कहा फजलुल हक ने कि टर्की की हार से भारत में इस्लाम का भविष्य अच्छा नहीं है। अब क्यों इनसे अगर पूछे तो ये शायद इनकी आत्मा भी न बता पाए। इस्लाम आज तक फल फूल रहा है और वो तो स्वतंत्र राष्ट्र भी ले चुका है भारत से, बांग्लादेश और पाकिस्तान के रूप। तो यूं ही एक खतरा पैदा किया जाना, ये एक परंपरा रही है इस्लाम के कुछ कट्टरपंथियों द्वारा। खैर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जब 1918 में ये चीज़ चल रही होती हैं तो महात्मा गांधी को लगता है कि भारत के मुसलमानों का सक्रिय सहयोग इसी समय लिया जा सकता है। टर्की की समस्याओं को लेकर के वो इमोशनली जुड़े हुए हैं, तो क्यों ना हम उनके इस इमोशंस का राष्ट्रीय आंदोलन में फ़ायदा उठाएं। हालांकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन में फ़ायदा उठाने से ज़्यादा वो नुकसान उठाते हैं, लेकिन फिर भी उस समय उनका ये प्रयास थोड़े दिनों के लिए सफल जरूर रहता है। तो 1919 में सितंबर 1919 में लखनऊ में इब्राहिम हारून जाफर की अध्यक्षता में खिलाफत सम्मेलन हुआ था। इब्राहिम हारून जाफर के नेतृत्व में एक खिलाफत सम्मेलन किया गया, और इस खिलाफत सम्मेलन में यह निर्णय किया गया कि अखिल भारतीय ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की स्थापना की जाएगी। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की स्थापना की जाएगी। ये एक निर्णय आया यहां से, और इस कमेटी की मीटिंग में महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और तीसरा है मदन मोहन मालवीय भी शामिल हुए। मदन मोहन मालवीय, ये तीन लोग इस कमेटी में शामिल होते हैं और ऑल इंडिया खिलाफत समिति बन गई। महात्मा गांधी ने तय कर लिया था कि मुसलमानों का राजनीतिक सक्रिय सहयोग चाहिए। उसके साथ में एक घटना और चल रही थी 1919 में ही, वो थी काला
कानून जिसे कहा गया था वो था रॉलट बिल पारित किया गया, जिसमें था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में जो स्पेशल पावर, युद्ध के समय में जो स्पेशल पावर किसी सरकार को प्राप्त हो जाते हैं निरंकुशता के, उनको परमानेंट कानून बनाने की बात कर दी गई। रॉलट बिल पारित किया गया, जिसे भारत ने बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया। इसका विरोध किया गया, जो कि स्वाभाविक है, विरोध होना ही चाहिए, और इसका विरोध हुआ। इस विरोध में आपको हमने पहले बताया कि ये क्यों कानून बना था। युद्ध के समय में जो स्पेशल राइट मिलते हैं किसी भी अधिकारी से, बात नहीं है कि 352 है, 352 में क्या करता है, स्पेशल राइट देता है अगर युद्ध की स्थिति हो, लेकिन वो युद्ध खत्म होने के बाद अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो लेकिन रॉलट एक्ट में क्या किया गया कि जो युद्ध के समय में विशेषाधिकार थे, अब सरकार उन विशेषाधिकारों को प्रयोग करने में से बचा नहीं रहा था। तो सरकार क्या प्रयास कर रही थी कि ये जो विशेषाधिकार है, इन विशेषाधिकार को किसी तरह से अगर जारी रखा जाए तो राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने में मदद मिले। लेकिन इसने क्या किया, लोगों को जोड़ना शुरू किया। एक तरफ उधर वो चल रहा था और खिलाफत समस्या को लेकर के, और दूसरा रॉलट एक्ट के विरोध किया गया, और इसको तय की गई फरवरी 1919 में एक सत्याग्रह लीग बनाई महात्मा गांधी ने। फेब 1919 को एक सत्याग्रह लीग बनी, जिसका काम क्या था, सत्याग्रह को पूरे देश तक पहुंचाना था। और इसी को लेकर के आप जानते हैं कि 16 अप्रैल से जन आंदोलन की अनुमति दी गई। इसी क्रम में ये जलियांवाला बाग में मीटिंग चल रही थी, आप जानते हैं, जिसमें क्या कहा गया था कि जो रॉलट एक्ट है इसको वापस लिया जाए। तो रॉलट एक्ट वापस करने के विरोध में या वापस करने के समर्थन में किसे वापस किया जाए, इसके लिए वो जलियांवाला बाग में इकट्ठा थे। आप जानते ही हैं कि जो जनरल डायर है उसने आपातकाल लागू करा दिया एक दिन पहले। जनरल डायर ने क्या किया था, मार्शल लॉ लागू करा दिया सख्ती से कि कोई भी कहीं इकट्ठा नहीं हो सकता है। और इस बात की परिचर्चा उसने की नहीं। जलियांवाला बाग में वो बंदूकें लेकर के गया और तब तक फायर करता है जब तक कि उसकी सारी गोलियां खत्म नहीं हो जाती। आप जानते हैं जो अमृतसर की घटना है जलियांवाला बाग की, इसने राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं को झकझोर दिया। उनकी आत्मा तक कलुषित हो गई कि अभी हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनकी मदद करके मतलब दुनिया की सबसे ज़्यादा दुर्दांत घटना मैं मानता हूँ जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि जिस कौम से बगैर पूछे बिना उसे युद्ध में डाल दिया जाता है, उसके बाद वो भारत उसके साथ युद्ध में लड़ता है, लड़ने के बाद उसका समर्थन करता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते उसे जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड मिलती है। लोगों को उद्वेलित तो करेगी, उद्वेलित हुए भी लोग। तो इधर टर्की की समस्या थी, वो चल ही रही थी, इधर रॉलट एक्ट के साथ जो देश को आंदोलित हम थे ही, तो महात्मा गांधी ने इन दोनों को मर्ज किया जिससे हिंदू मुस्लिम एक साथ आ जाएं। जलियांवाला बाग की बात कही का आंदोलन चल ही रहा था, टर्की की खिलाफत समस्या का मूवमेंट चल ही रहा था। महात्मा गांधी ने कहा कि ये एक ऐसा समय है जब हम ब्रिटिश सरकार से असहयोग करेंगे, नॉन कोऑपरेशन चलाएंगे, और इसीलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की बात को प्रारंभ किया। जब असहयोग आंदोलन की बात एक्सेप्ट हो गई तो इसके लिए महात्मा गांधी को सबसे पहले वो अधिकार दिए गए कि महात्मा गांधी इवन देन, अगर ऐसे कहें कि महात्मा गांधी को डिक्टेटरशिप वाले अधिकार दिए गए, सर्वानुमति सारे अधिकार अब उन्हीं के पास हो गए थे। गांधी जी ने इस जो असंतोष था, अब तो जलियांवाला बाग भी हो चुका था,
तो जलियांवाला बाग की घटना ने, आप जानते हैं कि इससे लोगों को दुख तो हुआ जलियांवाला बाग की घटना से, लेकिन उससे ज़्यादा दुख तब हुआ जब ब्रिटिश सत्ता ने एक कमेटी बनाई थी, हंटर कमेटी। डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी की स्थापना की गई। जब हंटर कमेटी की स्थापना हुई डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में, तो हंटर कमेटी ने जनरल डायर को दोष मुक्त करार दिया। इससे बड़ी समस्या हुई कि जब अपराधी को दंड भी ना मिले। और जानते हो क्या कहा कि क्योंकि पंजाब बहुत अशांति की तरफ बढ़ रहा था, इसलिए वहाँ मार्शल लॉ लगाना जरूरी था, वहाँ सख्ती करनी जरूरी थी, और हम भारतीयों के अंदर भय भर देना चाहते थे। क्या कहा जनरल डायर ने कि हम भारतीयों के अंदर भय भर देना चाहते हैं, सबक सिखाना चाहते थे। जैसे नहीं, कुछ लड़के होते हैं जो कोई लड़की अगर उन्हें मना कर दे कि हम आपके प्रेम को स्वीकार नहीं करते, तो उन्हें सबक सिखाने के लिए उन्हें तेजाब डाल देते हैं, उनका रेप करते हैं। ऐसे नपुंसक कायर पुरुष, उन्हें कायर ही तो कहते हैं ना, जो भी पुरुष ऐसा काम करता है। इसी तरीके से कायर सरकार थी जिसने निहत्थे लोगों पर गोली चलाई, और उस गोली चलाने वाले को एक नायक के रूप में पेश किया गया, उसे 20,000 पाउंड का इनाम दिया गया, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सरकारी तौर पर समर्थन किया गया। जनरल डायर को यह काम करने के लिए 20,000 पाउंड की थैली भेंट की गई। आप सोचिए भारतीयों के मन में कितना क्रोध हो, कितना आवेग रहा होगा कि एक तो हमारे व्यक्तियों को उसने हत्या कर दी, मार दिया, और ऊपर से उसे सम्मानित किया जाए। नमक कि तो जले पे नमक छिड़क देना, कोई जल जाए वही बड़ी तकलीफ की बात है। तो जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ वो गलत था, निहत्थे लोगों पर गोली चलाई गई, लेकिन उससे गलत ये था कि जो गोली चलाने वाला था उसे कानून के सामने पेश न करके उसे सम्मानित किया गया, और कहा गया ये जरूरी था। इससे भारतीयों के अंदर बड़ी तकलीफ हुई, और महात्मा गांधी ने फिर आंदोलन चलाने का निर्णय किया। कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में, और महात्मा गांधी ने आंदोलन को 1905 में जो बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन था उससे वो इंस्पायर होकर के असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। और उस असहयोग आंदोलन में जो है, जो 4 चरणीय व्यवस्था थी, 4 स्टेप्स में असहयोग आंदोलन किया। पहला था, पहले चरण में 4 चरणों में से पहला था कि सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधि, पद और सरकारी अरसा। इसमें पहला क्या था कि सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधि, पद, सरकारी और अर्धसरकारी, सेमी गवर्नमेंट, जिसे अर्धसरकारी को सेमी गवर्नमेंट कहेंगे, सरकारी व अर्धसरकारी यानी सेमी गवर्नमेंट, स्कूलों, अदालतों आदि का बहिष्कार, आदि का बहिष्कार 1905 में हमने किया था, और बहिष्कार की शक्ति को हम पहली बार देख चुके थे, हालांकि तब भारत में गांधी नहीं थे। दूसरी जो उन्होंने काम किया वो राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना, स्वदेशी। दूसरा जो चरण था उसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना की जाएगी, ये दूसरे चरण में। और उनके हिसाब से जो तीसरा चरण था, प्रांतीय काउंसिलों में चुनाव का बहिष्कार, में चुनाव का बहिष्कार, और
जो चौथा चरण उन्होंने बताया इसमें, उन्होंने कहा मद्य निषेध और स्वदेशी की स्थापना। मद्य निषेध और सभी क्षेत्रों में स्वदेशी की स्थापना। स्वदेशी, यहाँ पर स्वदेशी तो सारे क्षेत्रों में, वहाँ स्कूल था, स्वदेशी की स्थापना। ये 4 चरणों द्वारा वो असहयोग आंदोलन भारत में चलाना चाहते थे महात्मा गांधी जी। ये 4 चरण आपके सामने लिखे हुए हैं, आप एक बार चाहे तो इन्हें आसानी से देख सकते हैं। इन 4 चरणों में वही 1905 का जो बंगाल विभाजन जो हम पहले आपको बता चुके हैं, उसी से कुछ इंस्पायर होते हुए, कुछ नई चीजें जोड़ते हुए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को, नॉन कॉर्पशन मूवमेंट को प्रारंभ किया। ये जो मूवमेंट है वो 1 अगस्त 1920 को जब महात्मा गांधी ने एक लेटर भेजा था गवर्नर जनरल को, और उन्होंने कहा था कि अगर सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ा नहीं जाता है तो वो असहयोग आंदोलन को प्रारंभ कर देंगे। और इस तरह से 1 अगस्त 1920 को भारत में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हम देखते हैं। तो जब असहयोग आंदोलन शुरू होता है तो शुरू होने के समय में सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया क्या कि अंग्रेजों के जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समर्थन देने की वजह से, क्योंकि महात्मा गांधी का यह मानना था, बेचारे सीधे आदमी थे, उनका मानना था कि अगर किसी व्यक्ति का, भले हमारा शासक है बट शोषक है भी है, विदेशी है तो क्या हुआ, है तो इंसान, अगर इस व्यक्ति की या इसके साम्राज्य में खतरा है और अगर हम इसकी मदद करते हैं तो निश्चित बात है कि जो स्वराज्य की मांग है उस मांग को ये लोग पूरा करेंगे। यहाँ पर यह याद रखना है आपको कि स्वराज्य का मतलब यहाँ पर स्वशासन से है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस से नहीं है। यानी स्वराज्य का मतलब है सेल्फ गवर्नेंस। सेल्फ गवर्नेंस का मतलब है कि जो लोकल बॉडी है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, इसमें भारतीय शासन चलाएंगे, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अभी भी ब्रिटिश सत्ता के पास रहेगी। तो स्वराज्य यहाँ पर ये था, स्वराज्य का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं। गांधी ने क्या ऐसा गलत सोचा था, आप कुछ सोच के देखिए। लेकिन ब्रिटिश जो शोषक व्यक्ति होता है, आप उससे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद न रखिए। तो गांधी ने क्या किया कि जो कैसर हिंद है वो स्वर्ण पदक वापस कर दिया, जुलू युद्ध पदक उन्होंने वापस कर दिया, और बोर का जो युद्ध पदक था, ये तीनों प्रमुख थे, उन्होंने पद वापस कर दिए। और उन्होंने कहा कि जब तक भारतीय मुसलमान अपनी धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात के कारण क्षुब्ध है, अगर टर्की की समस्या चल रही है और उसकी वजह से भारतीय मुसलमान क्षुब्ध है, आप जलियांवाला बाग जैसे हत्याकांड कर रहे हैं, तो हम इस तरह के युद्ध पदकों को अपने पास नहीं रख सकते। इस कहते हुए महात्मा गांधी ने ये पदक वापस किया और उन्होंने कहा कि मैं इन पदकों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरी आत्मा गवारा नहीं करती है कि मैं इन पदकों को अपने पास रखूँ। मैं इन पदकों को अपने पास नहीं रखना चाहता हूँ। और इस तरह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपने साथ प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन के साथ साथ टर्की की जो खिलाफत समस्या है उसको भी जोड़ा, और महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी को छोड़ करके मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल और सी राजगोपालाचारी ने असहयोग आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में अपनी वकालत हमेशा के लिए छोड़ी। इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि आगे आने वाले समय पे खर्च कैसे चलेगा। तो आलोचना बहुत की जा सकती है, लेकिन काम भी इन लोगों ने कुछ ना कुछ बेहतर किए थे। हजारों विद्यार्थियों से और टीचरों से महात्मा गांधी ने कहा कि वो सरकारी विद्यालयों को छोड़ दें। उसके बदले में भारतीय विद्यालयों की स्थापना हुई, जिसमें काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, इस्लामिया कॉलेज लाहौर, जामिया मिलिया राष्ट्रीय जामिया मिलिया जो कॉलेज है, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में जो कॉलेज है, इस तरह के जो है स्वदेशी विद्यापीठों की स्थापना हुई और इसमें जो है राष्ट्रीय चरित्र की शिक्षा दी जाना प्रारंभ हुई। ये आप समझिए कि असहयोग आंदोलन 1921 में अपने चरम पर था कि गांधी ये कहते हुए अपने आप को रोक नहीं पाते हैं कि 31 दिसंबर 1921 तक स्वराज मिल जाएगा और बगैर स्वराज की परिकल्पना के वे जीवित नहीं रह पाऊंगा।
यानी महात्मा गांधी जब ये बात कहते हैं कि स्वराज मिलेगा, और मैं तो परिकल्पना नहीं कहता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ कि 31 दिसंबर 1991 के बाद मैं जीऊँगा कैसे अगर स्वराज नहीं मिलेगा। लोगों को लगा कि महात्मा गांधी एक वर्ष के अंदर स्वराज्य को प्रदान कर दें, तो जितनी तकलीफें केवल 1 साल के लिए है, अपना स्वराज्य आ जाएगा तो तकलीफें खत्म हो जाएंगी। ये चीज़ें इस समय चल ही रही थी। तो सरकार ने क्या किया, अब सरकार तो कुछ मानने वाली नहीं, वो पूर्ण दमन का रास्ता अपनाती थी, उसने पूर्ण दमन का रास्ता अपनाया। लेकिन उसके साथ में सबको तो दमन करने लगी। सरकार को एक गलत फहमी थी कि भारतीय शासक प्रेमी बहुत है, अपने राजा से बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए प्रिंस ऑफ वेल्स को उन्होंने भेजा भारत में कि इससे शायद राजभक्ति के मामले की वजह से उनका विरोध रुक जाए। और इसीलिए जब वो प्रिंस ऑफ वेल्स आए तो हुआ उल्टा। वो 17 नवंबर 1921 को मुंबई पहुंचते हैं तो हड़तालों द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। डेली जो ब्रिटेन का एक अखबार है डेली हेराल्ड, वो प्रिंस ऑफ वेल्स के समय में जब आंदोलन हो रहा होता है तो उसकी बहुत प्रशंसा करता है, कहता है कि ये तो आत्मा को झकझोर देने वाला आंदोलन है। कांग्रेस के अनुसार इसमें 53 लोग मरे इस विरोध में और 400 लोग घायल हुए। और जब इस तरह की परिस्थितियां चल रही थी, जब मुंबई में 53 लोग मरे, 400 घायल हुए, गांधी एक चिंतन में डरे जा रहे थे कि आंदोलन कहीं हिंसक रूप न ले ले, कहीं आंदोलन हमारे नेतृत्व से बाहर न निकल जाए। क्योंकि जब कोई आंदोलन जब तक कोई एक नेतृत्व उसे प्रदान करता है, वो आंदोलन अपने राह से भटकता नहीं। लेकिन अगर आंदोलन जनता के हाथ में आ जाए तो उसे हिंसक होने से नहीं रोका जा सकता, अपने राह से भटकने से नहीं रोका जा सकता। और आप जानते हैं ब्रिटिश सत्ता दुनिया की सबसे शक्तिशाली सत्ता थी। अगर वो आंदोलन हिंसक हो जाता तो गांधी अच्छी तरह जानते थे कि हिंसक आंदोलन को दबाने का जो नैतिक बल है ब्रिटिश सत्ता के पास अपने आप आ जाएगा और वो किसी भी आंदोलन को शक्ति के माध्यम से दबा सकते। ये गांधी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तो इसी बीच वो कई लोगों से कहते हैं गांधी जी कि वो जो है आंदोलन को अब खत्म कर देना चाहिए। लेकिन क्योंकि आंदोलन काफ़ी उछाल पर था और गांधी की भी अंतिम निर्णय लेने की हिम्मत नहीं पड़ पा रही थी। लेकिन इसी समय गांधी ने एक जो है सोचा कि चलिए आंदोलन को अगर इतने चरम पर है तो क्यों ना हम आगे बढ़ाते हैं। और इसीलिए 1 फरवरी 1922 को गांधी ने वायसराय के पास एक अल्टीमेटम लेटर भेजा और कहा कि अगर आप जितने लोगों को बंदी बनाए इनको नहीं छोड़ते हैं, सबको मुकदमे वापस नहीं लेते हैं, तो जो असहयोग आंदोलन अभी शुरू हुआ था वो अब कंप्लीट नॉन कॉपरेशन, जो सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट था वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यानी जो अभी तक हम केवल असहयोग कह रहे थे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में हम फिर कन्वर्ट कर देंगे, सामूहिक अवज्ञा करेंगे, पूरा देश आपकी किसी बात को नहीं। अभी हम असहयोग कर रहे थे, अब आपकी बात को ही हम नहीं मानेंगे। इस आंदोलन के लिए 1922 में फरवरी में तैयारी चल रही थी। गांधी डरते हुए फिर भी वो, क्योंकि आंदोलन अपने इतने चरम पर था कि गांधी भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि इस आंदोलन को कैसे खत्म किया जाए। तो गांधी ने जब ये लगा कि आंदोलन खत्म करना उचित नहीं है, तब गांधी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का निर्णय किया। लेकिन भारत की नीयत में तो हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा ही लिखा रहता। इस घटना में जब गांधी सोच ही रहे थे, उसी के समय में भारत का जो उस समय आज का उत्तर प्रदेश उस समय का संयुक्त प्रांत था, चौरी चौरा नामक, जब आप कानपुर से इलाहाबाद जाएंगे तो पड़ेगा, चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों ने 22 पुलिस वालों को, जो ब्रिटिश पुलिस वाले थे, यानी उनको जिंदा जला दिया। इस घटना ने महात्मा गांधी के उस डर को परिलक्षित कर दिया जो महात्मा गांधी डर सोच रहे थे कि आंदोलन कहीं हिंसक ना हो जाए। क्योंकि अब आंदोलन में जब मैं उद्वेलित हो रहा हूँ, मुझे जोश आ रहा है, मुझे लगता है मैं कुछ भी कर डालूँ, तो फिर जब मैं नेता हूँ और ऐसा सोच रहा हूँ तो आम जनमानस तो बहुत जल्दी उत्तेजित होता है। हाँ, उसकी उत्तेजना थोड़े समय तक ही रहती है, कष्टों को नहीं सह सकता है, उसे पुनः वापस शांत होना पड़ता है। लेकिन उतनी देर में जो थोड़ी समय के लिए तीव्रतम उत्तेजना रहती है वो काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। तो चौरी चौरा की घटना ने महात्मा गांधी के उस चिंतन को आगे बढ़ाया कि नहीं, अभी भारत के जो लोग हैं वो जो है अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार नहीं।
महात्मा गांधी ने इस घटना के बाद 12 फरवरी 1922 को यह तय किया कि वह असहयोग आंदोलन को वापस ले लें। तो दोस्तों, इस तरह से जो 1916 से प्रक्रिया शुरू हुई थी वो 1922 में आकर के असहयोग आंदोलन के समाप्ति, चौरी चौरा घटना के बाद समाप्ति के रूप में हमें दिखाई देती है। तो क्या असहयोग आंदोलन पूरी तरह से असफल रहा? नहीं। भारतीयों की राजनीतिक एकता को प्रदर्शित करता है, ब्रिटिश सत्ता को डराता है, नए आंदोलनों के लिए वो भारतीयों को फिर से खड़ा करता है और एक समय बाद आपको 1930 में पुनः जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1922 में हो सकता था वो 8 वर्ष के लिए डिले हो जाता है, लेट हो जाता है। तो दोस्तों, आज तक हम इसी पर चर्चा को यहीं रखेंगे, महात्मा गांधी की असहयोग आंदोलन तक। अब इसके बाद नेक्स्ट पर चर्चा में हम लोग इस पर भी थोड़ी सी पर चर्चा करेंगे कि असहयोग आंदोलन की फेलियर्स वगैरह पे, और उसके बाद फिर 1922 से 24-25 के बीच में जो ये वैक्यूम पीरियड रहता है, ये कैसे इसमें जन आंदोलन या कैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये 3-4 वर्ष आगे बढ़ता है। जैसे 1907 में सूरत में विभाजन होता है कांग्रेस का, और 1907 से 1915 तक के इरा में जो चीज़ें चल रही होती है, क्रांतिकारी आंदोलन फिर से 1922 के बाद उभर कर आता है, क्योंकि जन आक्रोश गांधी और कांग्रेस के खिलाफ होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है बच्चों कि आपको मेरी क्लास आपको पसंद आई होगी, मेरी परिचर्चा आपको पसंद आई होगी। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।